वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 जीआईसी लेक्चरर का जो वैकेंसी है उसकी टेस्ट सीरीज ये चौथे नंबर की है। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज के वीडियोस मैं दे चुका हूँ, नहीं देखा वो भी देख लीजिए। जीआईसी लेक्चरर की टेस्ट सीरीज आप हमारी ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से, ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगा और पूरी तैयारी भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के संबंध में गलत बताना है कौन सा है। कह रहा वन एवं वृक्ष आवरण में जो अधिकतम कमी है वह अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। वन आवरण में अधिकतम कमी मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। वृक्ष आवरण में अधिकतम कमी जो है ये कर्नाटक में दर्ज की गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो अब देखेंगे, वन और वृक्ष आवरण में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, हमने कहाँ देखनी है, मतलब कहाँ देखने को मिली है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य वन रिपोर्ट जो है 2023, इसके संबंध में कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना होगा। वन आवरण में सर्वाधिक कमी चंदौली में देखी गई है। वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत सोनभद्र में दर्ज किया गया है। वन आवरण में सबसे कम प्रतिशत संभल में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वन आवरण है इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है वो लखीमपुर खीरी में देखी गई है। कहाँ पे देखी गई है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? गोरखपुर जिले के कैंपियन रेंज में देश का जो है पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र लाल सिरवाला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए और वाराणसी में साइंस सिटी एवं तारामंडल की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण पेयजल योजना हेतु सामुदायिक अंशदान हेतु बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। अब यहाँ पे कौन सा जो है आपका गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे शून्य गरीबी के लिए या जीरो पॉवर्टी के लिए हमने 200 नहीं 250 करोड़ रुपए का प्रावधान करा है। ठीक है, 250 करोड़। चले, अब यूनियन बजट पे बेस सवाल है, इसमें भी आपको बताना होगा कौन सा गलत है भाई। कह रहा मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए आवंटित करें। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 63,500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 85,000 नहीं, यहाँ पे जो है 86,000 करोड़ रुपए आवंटित करें। कितने? 86,000 करोड़। चले, फिफ्थ में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। स्थानांतरित कृषि और संबंधित क्षेत्र है, जैसे चेना इंडोनेशिया, लदांग श्रीलंका, कोनुको वेनेजुएला, तोंगिया म्यांमार। कहाँ पे किस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है ये बताना है। जैसे चेना जो है ये कहाँ बोलते हैं? श्रीलंका में। चेना कहाँ बोलते हैं? श्रीलंका में। लदांग कहाँ बोलते हैं? इंडोनेशिया में। कोनुको कहाँ बोला जाता है? वेनेजुएला में। और तोंगियान बोलते हैं म्यांमार में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। बोरॉन की कमी के कारण गायों में मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में दूषित आहार के सेवन से जो है आफरा रोग हो जाता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए फलों में नमी की मात्रा 20 से 24% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और होमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो रोग है वो गाय और भैंसों में होने वाला एक जीवाणु रोग है। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे मिल्क फीवर जो रोग है गायों में ये कैल्शियम की कमी से होता है ना। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। 7 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गलत की पहचान करनी है। हरित क्रांति खाद्यान्न मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारतीय योजना आयोग द्वारा 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। असम में हर साल आहू, शाली, अमन और बोरो की 3 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो अब देखेंगे भारत के योजना आयोग द्वारा जो है 20 नहीं 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान करी गई है। कितने? 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। रामलीला को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था।
योग को 2016 में यूनेस्को द्वारा रखी गई मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। और ऐसे ही कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 9th में आपको बताना है कौन सा गलत होगा। तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा है शास्त्रीय भाषा का 2004 में मिला है, कह रहा है। संस्कृत को 5 में, कन्नड़ को 8 में और मलयालम को 2013 में। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे तेलुगु को 2004 में नहीं, काफ़ी लेट मिला है, 2008 में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कह रहा पुर्तगाली यात्री एंटोनियो मोंसेरेट, इसने अकबर के शासनकाल के दौरान उसके दरबार का दौरा किया था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। दीवाने अर्ध विभाग का सृजन जो है वो बलबन के शासनकाल में किया गया था। और बरार राज्य को जो है अकबर के शासनकाल के दौरान 1595 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पहला गलत है, क्योंकि एंटोनियो मोंसेरेट जो है ये स्पेनिश यात्री था, पुर्तगाली नहीं। ये कौन सा था? स्पेनिश, है ना, स्पेनिश थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। आदिल शाही वंश के बीजापुर राज्य की जो स्थापना है यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1498 में हुई। निजाम शाही वंश के अहमदनगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद द्वारा 1490 में। इमाद शाही वंश के बरार राज्य की स्थापना फतुल्लाह इमाद उल मुल्क द्वारा 1490 में। और बारिश शाही वंश के बीदर राज्य की स्थापना कासिम बरीद प्रथम द्वारा 1527 में। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो अब देखेंगे आदिल शाही वंश के जो बीजापुर राज्य है इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने तो करी, पर 1489 में करी है ना। कब करी? 1489 में। 12 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो HSRA, इसकी स्थापना 10 सितंबर 1929 को हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुआ है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अजय घोष, सूरसेन, जतीन नाथ और अन्य मुख्य क्रांतिकारियों द्वारा किया गया है। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? तो गलत हो जाएगा ये कि HSRA की बात करें तो ये 1928 में बना था। कब बना था? 1928 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। सीमा शुल्क अवकाश की नीति ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई थी। पहली आधुनिक इस्पात उत्पादक इकाई 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। और भारत में पहली आधुनिक चीनी फैक्ट्री वास्तव में 1909 में बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में स्थापित की गई थी। और नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में अंग्रेजी और मराठी में दीनबंधु नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो आप देखेंगे भारत में पहली आधुनिक चीनी फैक्ट्री जो है ये वास्तव में 1909 में नहीं 1904 में स्थापित की गई थी, 1904 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी नाम से हुई थी भाई। और श्रीराम वाजपेयी ने 1904 में बम्बई में सेवा समिति बाय स्काउट यूनियन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 1881 में बॉम्बे से वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र लिखा। सेंट्रल असेंबली बम केस के अनुसार भगत सिंह, बटकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र 1881 में नहीं 1883 में लिखा, शुरू करा 1883 में। ठीक है, चलिए 15 नंबर पे आते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है जौरवे कल्चर या जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित थी। तांबे का सबसे बड़ा भंडार जो है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में पाया गया है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित जोधपुर में 11 मीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तनों के संग्रह का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 16 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है। डॉल्मेन शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों से है।
प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य जो है वो बिहार में स्थित पैसरा से प्राप्त किए गए हैं। और पहला होमिनिड जीवाश्म महाराष्ट्र के सीहोर जिले के हथनौरा स्थल से खोजा गया था। और हड़प्पा वासियों के राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो आप देखेंगे पहला होमिनिड जीवाश्म जो है वो महाराष्ट्र के नहीं, जो एमपी है, एमपी के सीहोर जिले के हथनौरा स्थल से मिला है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यारलुंग सेंगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनी सबसे गहरी घाटी है। तिब्बत में गंगा नदी को सेंगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यही गलत है भाई, तिब्बत में गंगा नदी है ही नहीं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जो है सेंगपो कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। 18 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत होगा भाई? कह रहा है जवादी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी एरकॉट जिले में अवस्थित है। भाई जवादी हिल्स जो है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम शहर के पास। गड़जत की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में अवस्थित हैं जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। रामगिरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जवादी पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भाई ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। 19 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है नागालैंड है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो यहाँ पे जो है कौन सा गलत हो जाएगा? बहुत ही आसान है भाई, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वेस्ट बंगाल की थोड़ी है, आराम से आप बता सकते हो बिहार की है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? बिहार की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। यहाँ पे 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री जो चैनल है उसके बारे में बोल रहा है कि 6 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के अलग करता है। 6 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप को, 8 डिग्री निकोबार को सुमात्रा से, 9 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। तो यहाँ पे कौन सा जो है गलत हो जाएगा? नहीं गलत नहीं, सही पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, सही कौन सा इसमें? तो दिख रहा है आपको 10 डिग्री सही है भाई, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री की बात करें तो एक ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग जो करता है वो है 6 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो अलग करता है कौन? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, यह है आपका 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री। मिनिकॉय मालदीव को जो अलग करता है यह आपका कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। गलत की पहचान करनी है। के.एम. मुंशी भारतीय संविधान के सुलेखक थे। बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखित मूल प्रस्तावना को प्रकाशित, सुशोभित, अलंकृत किया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से सजाया और रोशन किया गया था। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है भाई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए भारतीय संविधान के जो सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 23-24, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार सिर्फ ये सही है भाई, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में दिया हुआ है ना। और 25 से 28 तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 जो है आपका माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक जो अधिकार होता है वो है, या आप कह सकते हो दूसरी भाषा में इसको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी कह सकते हो। ठीक है, चले 23 में गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 और 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है और संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई? बहुत ही आसान है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 जो है नहीं छीना जा सकता है। 20 और 21, 19 हट जाता है, 20-21 नहीं छीना जा सकता है। 24 पे आ जाइए, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता बताया है। राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में करा गया है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 5 में उल्लेख है कि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना 6 महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेगा, यानी मंत्रिमंडल का सदस्य संसद के सदस्य हैं। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 ने राष्ट्रपति को भारत के किसी भी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो आपका गलत हो जाएगा? यहाँ पे यही गलत है भाई। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो करा था इंदिरा गांधी जी 1976 में, इसमें राष्ट्रपति को भारत के किसी भी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार दे दिया था, है ना। किसी भी छोटे या किसी एक भाग पे आप लगा सकते हो, है ना, ये कर दिया था। चले अगला, इसमें गलत की पहचान करनी है। वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड अर्थ डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो विश्व ओजोन दिवस तो ठीक है, 16 सितंबर है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च नहीं होता है, विश्व पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, है ना, 22 अप्रैल को होता है ये। और 22 मार्च की ही अगर बात करें तो ये विश्व जल दिवस होता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं हम लोग। बाकी ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मिलान करना है आपको यहाँ पे। हाउ टू पे फॉर द वॉर, द वेल्थ ऑफ नेशन, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, किसने ये पुस्तकें लिखी हैं, ये आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये किसकी है? ये है आपकी जॉन मेनार्ड कीन्स की। द वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें अगर तो ये एडम स्मिथ की है भाई। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉल सैमुएल्सन की है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है? नहीं, एक सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, ये फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये आपकी हो जाएगी पॉल सैमुएल्सन की। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक अल्फ्रेड मार्शल की हो जाएगी। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, यानी 1324 सही मैच कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी है? अल्फ्रेड मार्शल। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक हो गई पॉल सैमुएल्सन। और वेल्थ ऑफ नेशन जो हो गया ये एडम स्मिथ हो गया, और ये होगा जॉन मेनार्ड। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के संदर्भ में सही कौन सा होगा, ये बताना है। जैसे 2004 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, 2008 चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2010 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष और 2011 आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही है? तो आप देखेंगे 2004 जो है नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 तो चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, 8 जो था वो आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, 10 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था। यही सही मैच कर रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें गलत की पहचान करनी है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। और भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। मेक इन इंडिया योजना सितंबर 2018 में आई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017, कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, ग्रामीण आवास योजना 20 नवंबर 2016। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो मेक इन इंडिया योजना आप देखेंगे 2018 में नहीं, ये जब सरकार आई थी भाजपा सरकार 2014 में वो लाई थी इसको। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हिरण है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे यहाँ 2, 3, 4 सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो हिरण नहीं है, बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 देखने से पहले हमारी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और पूरा जीआईसी लेक्चरर का कोर्स मिल जाएगा। संपूर्ण तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्यों का चयन करना है ना। सहारनपुर से कौन से जिले लगते हैं, मतलब स्टेट्स लगते हैं, ये पूछ रहा है बेसिकली। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल या पंजाब। ठीक है, तो कौन से ज़िले लगते हैं, बहुत ही आसान है भाई। सहारनपुर से, अगर मैप आपने देखा हो, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब क्यों ही लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। A32 नंबर, एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सही बताना है, कौन सा सही होगा। बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, प्रयागराज। ठीक है, तो बरेली जरी जरोजी के लिए ठीक हो जाएगा ये। मुरादाबाद जो है ये धातु शिल्प होगा, कास्ट कला नहीं होगा। बिजनौर जो होगा ये कास्ट कला के लिए होगा। प्रयागराज मूंज उत्पाद, ठीक है, यानी 1-4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये हमारे कानपुर में पड़ेगा। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये लखनऊ में पड़ जाएगा भाई। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है पूर्वी यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1830 में हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, इसका निर्माण 1928 में। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तीनों करेक्ट हो जाएंगे, देखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। यहाँ पे सही की पहचान करनी होगी आपको। भारतेंदु नाट्य अकेदमी की स्थापना 2 जुलाई 1975 को लखनऊ में हुई। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में वाराणसी के गोदोलिया में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मार्च 1966 को भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों और स्थानों के संदर्भ में सही बताना होगा आपको। जैसे रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है, कलिंजर मेला बांदा में, शकंबरी देवी मेला लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ मेला सहारनपुर। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आप देखेंगे रथ यात्रा मेला ठीक है वाराणसी, कलिंजर मेला ठीक है बांदा, और शकंबरी देवी मेला की अगर बात करें तो ये सहारनपुर में लगता है, और गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में लगता है। ठीक है, क्लियर है, यानी 1-2 सही हो जाएगा। 37 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसको कहते हैं, कानपुर को कह रहे हैं। और 30,000 तीर्थ स्थलों का स्थल वाराणसी, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य और भारत की विद्युत राजधानी सोनभद्र। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे एक तो भैया पहला जो पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर है। ठीक है, 30,000 तीर्थ स्थलों का जो स्थल है ये आपका कौन है, नैमिषारण्य होगा। यहाँ पे 30,000 तीर्थ स्थलों का स्थल यहाँ पे नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य, ठीक हो जाएगा ये। और भारत की विद्युत राजधानी सोनभद्र, यानी ऑप्शन हो गया 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। सही की पहचान करनी है। 108 दीपों का पिंजरा या चारकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। श्रावण मास मंदिरों में झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा कानरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और थाली में अनेक दीप रखकर आहिर समाज द्वारा दीप नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, अब देखेंगे चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित शब्दयुग में विषम विकल्प का चयन करना है। गेहूं चावल, मेज कुर्सी, पिस्तौल हथियार और गुड़हल कमल। कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा भाई, देखो सब तो अलग अलग है। ये पिस्तौल हथियार ये तो सेम ही हो गया ना यार, मतलब ये समान ही है। गेहूं चावल खाए जाते हैं मेज कुर्सी बैठने के लिए, पिस्तौल हथियार भाई ये थोड़ा सही नहीं आएगा, है ना, एक विशेष प्रकार का हथियार होता है ना। अब इसमें आपको मिलाना है भाई, मिलाना के लुप्त संख्या बतानी होगी। 5, 18, 39 ऐसे करके एक्स पे क्या आएगा।
तो यहाँ 5 कैसे आया इसका देख लो तरीका भाई, है ना। तो इसको 2 का स्क्वायर प्लस 1 करो और यहाँ करो क्या 4 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही ऑल्टरनेट में करते जाओ। 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, फिर वेरी गुड 4, यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही करके 12 का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 6, यहाँ 14 का स्क्वायर 7, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर 8, है ना। तो यानी 264 आ जाएगा। फिर कह रहा पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही विकल्प बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिनिधित्व की पद्धति में सुधार करने के लिए, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय व्यवस्था, एल.एम. सिंघवी समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था, जी.वी. राव समिति स्थानीय स्वशासन प्रणाली, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी इसने जो है 3 टायर सिस्टम का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था का। अशोक मेहता समिति ठीक है, इसने द्विस्तरीय व्यवस्था बताई थी। एल.एम. सिंघवी कमेटी स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में बताया था इसने, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। और जी.वी. राव कमेटी ने रिफॉर्म सजाए थे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। 42 पे आ जाते हैं। इसमें आपको कैग के बारे में बताना है कौन सा गलत होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। वह अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका भाई, नहीं गलत पूछ रहा है बेसिकली। तो गलत ये इसकी अपॉइंटमेंट ही है ना, कि 5 वर्ष या 65 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। चलिए 43 देख लेते हैं। विधान परिषद में चुनाव के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। 1/4 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को किसी भी परिस्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी द मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो अब देखेंगे 1/3 जो सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ना। विधान परिषद जो है उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद द्वारा, 1/6 विधान परिषद के जो मतलब सदस्य हैं उनको राज्यपाल नॉमिनेट करेगा और 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। 44 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सभा में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर लिए गए निर्णय से हुआ है। अनुच्छेद 170 क्लॉज 2 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य होता है। कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये आर्टिकल 73 नहीं कहता है, ये कहता है आर्टिकल 74, है ना, 74 होना चाहिए। 45 में भी गलत की पहचान करनी है। 1941 में अजीत राय और इंद्रसेन ने इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। 1937 में एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। 1942 में सोमनाथ टैगोर ने रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम.एन. रॉय ने जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की वो 1940 में की, 1940 में, ठीक है। 46 देख लेते हैं। 46 में आपको बताना है कौन सा गलत होगा। लखनऊ समझौता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। रोमेश चंद्र दत्त ने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन तक तमाशा कहा था। अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को आम बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। और 1893 में 24 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था अश्वनी कुमार दत्त। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था। किसने, अश्वनी कुमार दत्त ने, है ना, याद रखना। 47 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में जो है इश्ता मरारी बंदोबस्त की प्रथा शुरू की। 1680-90 के दशक के बाद डचों ने भारतीय मसालों की तुलना में भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिए और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 1640-50, है ना, 1640 और 50 के दशकों में। चलो अगला देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। अपनी विद्वता के कारण फिरोज शाह तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए दिल्ली में स्वर्ग द्वारी नामक शिविर की स्थापना की थी। और मुगल के शासनकाल में जो जागीरदारी प्रथा है व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी थी। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई? तो अब देखेंगे पहला गलत है यहाँ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। ठीक है, 49 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। फ़क्र मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के सम्मान में अपना काम आदाब उल हर्ब व सुजात लिखा था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर दारा शिको और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था। मुगल शासक शाहजहां ने असद खां को वजीर नियुक्त किया था। हियानसांग ने एकमात्र चीनी यात्री था हियानसांग जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बताएं कौन सा गलत है। असद खां नहीं, यहाँ होना चाहिए था आसफ खां। जो मुगल शासक ने आसफ खां है उसको वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है द बोरी साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र इज कंसीडर टू बी दी अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट, यानी महाराष्ट्र में जो बोरी स्थल है वो सबसे पुराना निम्न पुरा पाषाणकालिक स्थल माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बैगौर में पाया गया है। नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति को गैर हड़प्पन संस्कृति माना जाता है। पश्चिमी एशिया में घोड़े के उपयोग का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो है हमें ईसा पूर्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनातोलिया में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ देखिए गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि हमें 18वीं शताब्दी नहीं 19वीं शताब्दी में मिला है ना, 19वीं सेंचुरी में प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध है वो चोल और सातवाहनों के मध्य हुआ है। चीनी यात्री मतवाली ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के बीच संबंधों का विवरण दिया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिलता है और वहाँ जो वरामीर है उनकी पंच सिद्धांतिका जो है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे दो तकोलम का युद्ध है, ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ है ना, सातवाहनों के मध्य नहीं, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य, ये गलत है। 52 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा? त्रिपुरा जो राज्य है वो उत्तर पश्चिम दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, म्यांमार और चीन से मिलती हैं। लद्दाख की सीमाएं जो हैं वो अफगानिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान से मिलती हैं। और पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे जो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं हैं वो नेपाल है और म्यांमार नहीं होना चाहिए, यहाँ भूटान होता तो भी सही था। नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, ये गलत हो जाएगा। 53 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा अगर? तो भारत की जो कह रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो टाइम लाइन है वो 5 राज्यों से जाती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और सिंधु नदी की घाटी जो है लद्दाख श्रेणी और जास्कार श्रेणी के बीच है। असम राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को बारेल पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो अब यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर पे आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है। इंडिया की जो टाइमलाइन है कह रहा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है
और भारत में नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो शिवालिक है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। धरवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के धरवाड़ क्षेत्र में हुआ है। और काराकोरम श्रेणी में स्थित चांगकुमादन हिमनद लद्दाख में बहने वाली श्योक नदी के लिए जल उपलब्ध कराता है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे यहाँ गलत होगा सिर्फ ऑप्शन सी, क्योंकि इस धरवाड़ संरचना जो है इसका सबसे ज़्यादा विकास जो है कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, कर्नाटक के धरवाड़ क्षेत्र में, ना कि आंध्र प्रदेश के। कर्नाटक होना चाहिए था। चलिए 55 में सही की पहचान करनी है, यानी मिलान करना है। कास्केड पर्वत, एपेनाइन पर्वत, सियरा माद्रे और जैग्रोस पर्वत। तो कास्केड पर्वत श्रृंखला ये कहाँ हो जाएगा आपका? यूएसए। एपेनाइन पर्वत की बात करें ये हो जाएगा इटली। सियरा मैद्रे की बात करें ये हो जाएगा मैक्सिको। और जैग्रोस पर्वत हो जाएगा आपका ईरान, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 6 नवंबर 2011 को जम्मू कश्मीर की जो घाटी है उसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए चावल की नई किस्म कोहसर विकसित की गई है। और खाद्यान्नों के भंडार के लिए खाद्यान्न में नमी की मात्रा 14% से कम होनी नहीं चाहिए। और जड़ों, तनों और पत्तियों की वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। अरहर दाल के जीनोम को भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने वर्ष 2019 में डिकोड किया था, अरहर दाल के जीनोम को। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे अरहर दाल के जीनोम है, इसको कृषि वैज्ञानिक जो है इन्होंने 2011 में डिकोड कर लिया था, 2011 में। 57 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना कृषि में युग्म फसल कहलाता है, यानी डबल क्रॉपिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। और 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का गठन हुआ है। 2019 में विश्व में पहली बार हाथ से निर्देशित क्लोनिंग द्वारा भैंस का क्लोन बनाया गया है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ये 2016 में शुरू हो गया था। ठीक है, 2016 में। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। राजस्थान की जो पिछवाई पेंटिंग है इसका संबंध कपड़े या कागज़ पर भगवान कृष्ण के चित्रण से है। तमिलनाडु की जो मुथांगी पोशाक है मुख्य रूप से मूर्तियों के लिए बनाई जाती है। झारखंड की जदू पटुआ पेंटिंग को जदू समुदाय द्वारा चित्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो जाएगा अगर ये पूछ रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, कोई गलत नहीं। 59 में आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1945 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था भाई, 1945 में। और प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जन्मों की संख्या को जन्म दर के रूप में व्यक्त करते हैं। और प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों को मृत्यु दर कहते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ये बताना है आपको। आसान है, देखिए भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1945 नहीं 1995 में शामिल हुआ था, काफ़ी लेट हुआ था, 1995 में हुआ। चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आप इसकी पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी वहाँ मिल जाएगी, बहुत कम प्राइजेज में पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कोई भी बुक आपको नहीं लेनी है, बस उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा गलत है भाई पहचान। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को स्थान ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। जीएसटी को 1 सितंबर 2017 को संसद में नियमित किया गया। और जीएसटी के अंतर्गत कई प्रकार की दरें हैं, जैसे 0, 5, 12, 18, 28%। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए अब 2 गलत हो जाएंगे। कौन कौन से वो आप समझ सकते हो। एक तो ये अब हमने जो नए टैक्स स्लैब बनाए जिसमें 5%, 18%, 40% और 0% को भी शामिल कर दिया गया, यानी 0, 5, 12 वाला हट के हो गया एक 18 और एक हो गया 40%। और जीएसटी को हमने 1 जुलाई 2017 से अधिनियमित कराया। कब से? 1 जुलाई 2017 से। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट को करेक्ट कर लो क्योंकि अभी अपडेट हो गया है। 61 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है यानी नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी भाई। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे आप इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
62 की बात करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संबंध में यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के लघु व्यवसाय वित्त पोषण का कार्य संभालने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1992 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई है ना, 92 में नहीं, ये गलत हो जाएगा। 63 नंबर में भी गलत की पहचान करनी है। 15 अगस्त 2023 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबका प्रयास शब्द जोड़ा था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अंत्योदय अन्न योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई और एक राष्ट्र एक कर एक विचार सबसे पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ 15 अगस्त 2022 होना चाहिए था, है ना, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब ये नारा दिया 2022। चलिए 64 में गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा? कह रहा है पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात कर रहा है। इसकी जो माप है, माप की इकाई वैश्विक हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सतत विकास का विचार पहली बार 1971 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग जो है वन वैज्ञानिक थे जेसी वेस्टोबी, इन्होंने 1968 में करा था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे सतत विकास का विचार पहली बार 1972 में आया था, ठीक है, 1972 में। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कार्बन टैक्स पर पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में चर्चा की गई थी। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज जो जोसेफ फूरियर ने 1894 में की थी। ओजोन परत में जो छेद है वो पहली बार 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था और देश की सबसे लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं वो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। तो यहाँ भी आसान है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की खोज आप देखेंगे जोसेफ फूरियर ने तो करी, पर यह 1824 में करी थी, ठीक है, 1824। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश बजट जो है 25-26, इसके संबंध में गलत बताना है कौन सा है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है 2014-19 की अवधि के दौरान 37 था, जो कि 22-23 में बढ़कर 45.9 हुआ है। और राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्यवर्धित कर से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है वो इतने करोड़ रुपये निर्धारित हुआ है। प्रारंभिक शेष इतने करोड़ की तुलना में 247.40 करोड़ का अंतिम शेष अनुमानित किया गया है। तो यूपी बजट के संदर्भ में एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो लक्ष्य रखा है जीएसटी मूल्यवर्धित कर से राजस्व का वो रखा है 1,30,425 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना 21 जनवरी 2017 को ही। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है 2 अक्टूबर 2014 को, और उड़ान जिसे उड़े देश का आम नागरिक योजना 2016, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास का संवर्धन योजना आप देखेंगे ये आई 21 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलो 68 केंद्रीय बजट के संदर्भ में बताना है कौन सा गलत होगा यहाँ पे। नई कर प्रणाली में वेतनभोगी करदाताओं को 12,75,00,000 रुपए तक आयकर नहीं देना होगा, 12,75,000 तक। संशोधित ब्याज माफी योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी और 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 5,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 1,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से की जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है कि शिक्षा में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसमें 500 करोड़ रुपए के व्यय की जो है वो परिव्यय किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विल सेट अप टोटली आउटले ऑफ 500 करोड़।
69 नंबर पे आ जाते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। कह रहा है लोही जो है भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, और भेड़ की सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल जो है वो मोरिनी है, जो स्पेन में पाई जाती है। और पूसा संबंध और पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख फसलें हैं, और पूसा मेघदूत, पूसा नवीन और सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका, तो आप देखेंगे यहाँ पे चारों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो 70 नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश अपनी पश्चिमी सीमाएं जो है हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से साझा करता है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, और हरदोई वह जिला है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले से सीमा साझा करता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 71 देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सही का चयन करना है, कौन सा सही है। जैसे जौनपुर ऊनी कालीन या दरी, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी और बस्ती काष्ठ कला। तो यहाँ पे कौन सा आपको सही देखने को मिलेगा, तो ये चारों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए 72 में देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। एक खेल एक जिले से लेके, जैसे फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, निशानेबाजी कन्नौज, लॉन टेनिस बरेली। तो कौन सा यहाँ सही है भाई, तो आप देखेंगे फुटबॉल हाथरस का ठीक हो जाएगा, तैराकी पीलीभीत ठीक हो जाएगा, निशानेबाजी जो है बांदा होना चाहिए था, और लॉन टेनिस की बात करें अगर तो प्रयागराज हो जाएगा, है ना, प्रयागराज। 73 में भी आपको सही गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत होगा। कह रहा उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है बनारस अखबार था, जो 1846 में राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा बनारस में प्रकाशित हुआ था। और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू समाचार पत्र जो है वो सरदाल अखबार था, जो 1845 में आगरा से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे 1845 होना चाहिए था, ये गलत है, और यहाँ 1846 होना चाहिए था, ये गलत है। 2 और 3 गलत हो जाएंगे। 74 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में आया, और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1982 में हुई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना की बात करें अगर तो ये 1981 में बना था, ठीक है। अब ये लोकनृत्य और क्षेत्र हैं, कौन सा बताना है सही होगा। जैसे सुराही नृत्य अवध क्षेत्र, जवारा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, नटवरी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, और रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, तो आप देखेंगे सुराही डांस, क्या सही है ये, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अवध क्षेत्र में हो जाएगा। और रसाक दंड जो दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र, ये भी सही हो जाएगा। आंसर तो पहला चौथा सही हो जाएगा इसका। पर जवारा नृत्य अगर आप देखें तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, नटवरी पूर्वांचल में। चलिए 76 में सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वो 88 है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है। ओडिशा राज्य स्थित बांसापानी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा, तो तीनों यहाँ सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है लखनऊ घराने व वाराणसी घराने कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण बनारस घराने के हैं, और रसूलन बाई, सरस्वती देवी और विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं बनारस घराने की हैं। शंभू महाराज, लक्षू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा चारों स्टेटमेंट में, तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश में कह रहा देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई है, और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का जो अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला जो है ये नोएडा में स्थित है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका, आप देखिए अगर, तो आप देखेंगे सर 1 2 3 सही है। चौथा जो है ये आपका लखनऊ में है, नोएडा में नहीं है। ये कहाँ पे, लखनऊ में है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें से आपको विषम या ऑड चुनना होगा, कौन सा अलग है। जैसे कमल फूल, रुपया सिक्का, राज्य देश, सलवार सूट, वस्त्र। तो यहाँ पे कौन सा जो है अलग है, कमल भाई फूल होता है, राज्य जो है वो देश के अंदर होता है, ठीक है, और सलवार सूट वस्त्र होता है। रुपया सिक्का थोड़ी, रुपया अलग ही हो गया भाई, रुपये तो क्या है भाई, वो नोट है एक तरह से, रुपये सिक्का तो सेम ही हो गए ना, अदर सब अपोजिट है एक दूसरे के। चलो फिर कह रहा है इसमें लुप्त संख्या की पहचान करनी है। ये मैं चाहता हूँ आप कोशिश करिए पेन कॉपी उठा के, बहुत ही आसान रीजनिंग का प्रश्न है, आप कर लोगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से ऑप्शन को आप ऑप्ट करिए, यहाँ पे ट्राई करिए एक बार। चलो 81 में अब इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा कदम शासकों और चंदेल शासक जो हैं सलक्षण वर्मा के सिक्कों पर देवता हनुमान का अंकन मिलता है। कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पर बुद्ध और शिव को चित्रित किया गया है। राष्ट्रकूटों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की जो प्रथा है वो आरंभ की थी। और वीमक आर्टिफिसिस के सिक्कों पर एक बैल के पास खड़े भगवान शिव की आकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, नहीं गलत पूछ रहे, कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की जो प्रथा है ये राष्ट्रकूटों ने नहीं चलाई है, ये सातवाहनों द्वारा चलाई गई है ना, सातवाहनों ने चलाई गई है। 82 पे आ जाते हैं, यहाँ पे सही मिलान करना आपको, कौन सा सही होगा। जैसे जीवीके राव कमेटी, संतनाम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हनुमंतराव कमेटी, किसकी स्थापना कब करी गई है। तो जैसे जीवीके राव कमेटी की बात करें 1985, संतनाम कमेटी 1962, अशोक मेहता कमेटी 1977, हनुमंतराव कमेटी 1982, यानी 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जयप्रकाश नारायण के सुझाव का परिणाम था। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। फिर कह रहा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया था। यहाँ पे कौन सा आपको गलत देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे जो पंचायती राज और रूरल लोकल गवर्नमेंट है ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, महात्मा गांधी है ना, उनके सुझावों का परिणाम था ये। अगला इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली यानी डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था के निर्माता कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई और प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, बहुत माइन्यूट सी गलती है अगर आप पकड़ पाएँ तो 2 अक्टूबर 1956 नहीं 1959 को करा गया था राजस्थान के नागौर में इसका उद्घाटन, ठीक है। अगला इसमें गलत की पहचान करनी है आपको कि यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, कौन कौन, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में कोई पंचायती राज्य नहीं है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 332 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, किस में है, आर्टिकल 330 में है, ठीक है। 86 में मिलान करना होगा आपको, कुंचिकल झरना, दूध सागर झरना, मगोद झरना और जोरांडा झरना, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सा है, मिलान करिए। कुंचिकल झरना क्या हो जाएगा, शिमोगा कर्नाटक, दूध सागर गोवा में है और मगोद झरना की बात करें अगर तो ये कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में, और जोरांडा जो है ये हो जाएगा उड़ीसा में आपके, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 की बात कर लेते हैं, ये नदी घाटियाँ हैं उनके जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है इनको, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे गंगा, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। इनका जो बेसिन है उसको लगाइए क्रम में। तो सबसे लंबा भाई आराम से आप बता सकते हो, इनमें से सबसे जो लंबा होगा वो गंगा बेसिन होगा, यानी ये 2 ऑप्शन तो हट गए।
दूसरे नंबर पे कौन आएगा, गंगा के बाद इंडस आएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। एक बार जो टॉप 10 रिवर्स हैं उनके कैचमेंट एरिया को ज़रूर देख लेना, जल ग्रहण क्षेत्र को, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। गंगा आएगा, फिर इंडस आएगा, फिर आपका गोदावरी, फिर कृष्णा। फिर आता है स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, कील कैनाल, सू कैनाल। कौन सा कैनाल कहाँ पर है, इसका मिलान कर दीजिए। तो स्विस कैनाल तो मुझे लगता है आप सभी को मोस्टली पता होगी भाई, इजिप्ट में हो जाएगी, है ना। और पनामा में हो जाएगी। कील कैनाल जो है आपकी ये जर्मनी हो जाएगी, और सू कैनाल कनाडा हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 89 पे आते हैं, ये ट्रेंचेज हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे गहरा कौन है और सबसे कम गहरा कौन है ना, ऐसे चलते हुए। मारियाना, टोंगा, मिंडानाओ और प्यूर्तो रिको ट्रेंच। तो सबसे गहरा तो सभी को पता, मारियाना ट्रेंच आएगा नंबर 1 पे। तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए, ये 2 ऑप्शन हट गए भाई। मारियाना ट्रेंच बहुत गहरा है, लगभग 11,022 जो है फीट मीटर कह सकते हो। उसके बाद दूसरे पे आता है टोंगा। दूसरे पे कौन आता है, टोंगा ट्रेंच, जो कि 10,882 मीटर है। फिर मिंडानाओ आ जाएगा, या कुरील तो आएगा आपका मिंडानाओ, प्यूर्तो रिको। तो अब की आ जाएगा आपका मिंडानाओ ट्रेंच, है ना। फिर प्यूर्तो रिको। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो याद रखना ये ट्रेंचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 ट्रेंचेस को भी ज़रूर देख लीजिए एक बार। और दोस्तों हमारी ऐप को देख लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से। यहाँ से टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, अनलिमिटेड रिटर्न, फुल एक्सप्लेनेशन, लाइव रैंकिंग के साथ। और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी आप यहाँ से ले सकते हो, और पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी पूरी तैयारी के लिए आपकी। चलो 90 पे आते हैं। गंगा नदी के बाएं तट पर इसकी पहली प्रमुख सहायक नदी रामगंगा है, जो बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है लेफ्ट बैंक की, वो है रामगंगा। और IIT कानपुर में गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। और नहर सिंचाई में उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान पर है। किसमें, कैनाल इरिगेशन में, ठीक है, जहाँ पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 91 में आपको सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल जो है आगरा में थी, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 1849 में हुई थी। कृषि संबंधी जानकारी के लिए किसान मित्र योजना 18 जून 2000 को शुरू की गई थी। और 18 से 59 वर्ष की आयु के भूमिहीन परिवारों के मुखियाओं के लिए आम आदमी बीमा योजना उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2008 को शुरू हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि कृषि संबंधी जानकारी के लिए अगर बनाएं, किसान मित्र योजना जो है ये 18 जून 2001 को शुरू हुई थी, है ना, 2001 को। चलिए अब इसमें आपको सही बताना है। कह रहा कंटे महाराज मेरठ घराने के तबला वादक हैं, शंभू महाराज आगरा घराने के पखवाज वादक हैं, शंभूनाथ मिश्र बनारस घराने के सारंगी वादक हैं, और मोदू खां लखनऊ घराने के तबला वादक हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ देखेंगे 3 और 4 सही है। क्योंकि कंटे महाराज की बात करें तो ये जो है कंटे महाराज ये बनारस घराने के हैं, किसके हैं, बनारस घराने के हैं। और शंभू महाराज की अगर बात करें तो ये जो भी आपके बनारस घराने के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 3 4 सही है। 93 में सही की पहचान करनी है। 5 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। 94 में आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। कुम्हारों द्वारा कुम्हाराई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मिट्टी की जालीदार मटका लेकर जो ढेरिया नृत्य है वो अवध क्षेत्र में किया जाता है। खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में किया जाता है। और पासी समाज द्वारा पासी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। 95 में आते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको। उत्तर प्रदेश गलत हो गया, ये मेजर फिलोसॉफिकल प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल और जिला, ये सही कर लो। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर, कनक भवन अयोध्या, दशावतार मंदिर देवगढ़। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ये चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। 96 उत्तर प्रदेश के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके सही क्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर,
संत रविदास नगर। कैसे लगाना है? उत्तर से दक्षिण में। तो अगर आपने मैप नहीं देखा है तो नहीं लगा पाओगे भाई, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सिद्धार्थ नगर होगा, फिर आपका संत कबीर नगर आएगा, और फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। बी हो जाएगा आंसर। मैप ज़रूर देखा करो, यूपी का मैप ज़रूर देख लो, उसके सारे ज़िले एक बार ऑब्जर्व कर लो कहाँ पे हैं। 97 में आपसे सही की पहचान करने को कह रहा है, कौन सा सही होगा? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा इन चारों में से? तो आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 98 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं, उन 7 जिलों में शामिल जिलों का चयन करना है। कौन से 7 जिले इसमें शामिल हैं आपके? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और बस्ती। कौन से यूपी के 7 जिले जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से? अब इसमें कह रहा है जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बस्ती, कौन से इनमें से हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं? बहुत ही आसान, अगर आपने मैप देखा हो तो सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच। बस्ती नहीं करता है ना। बाकी महाराजगंज है एक और, अगर पूछे तो महाराजगंज हो जाएगा आपका, और लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, और बहराइच तो है ही है इसमें, है ना। तो ये हो जाएंगे 7। अब इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। 7, 26, 63, 124, 215, 342, 511। तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना। जैसे 7 कैसे आया देखोगे आप, तो 2 का स्क्वायर करो, नहीं स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब करो -1, 7 आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे 3 का क्यूब करो 27 और -1, यहाँ पे 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6, 7, 8, 9 का क्यूब कर दो और -1 कर दो। तो 9 का क्यूब यहाँ कितना हुआ? 729, 1 हटा दो, 728 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला 100, इसमें विषम बताना है, जैसे झील, समुद्र, पिस्तौल, बंदूक, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, चर्च, स्मारक। तो इसको भी मैं चाहता हूँ आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर। इसका उत्तर आप दे दीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये था आज का टेस्ट। आप 4 टेस्ट पड़े हुए हैं, लगा लीजिए, इनके वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और टेस्ट अगर आप चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन मटेरियल लेके रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ के टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करवा देंगे। PYQs भी आपको हम ही देंगे जितने ज़रूरी हैं, करंट अफेयर्स के साथ। इन नंबरों पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।